ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतुराज एंड मैं अपने क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करूँ तो मैंने अभी तक जेआरएफ, यूजीसी नेट और महाराष्ट्र सेट तीनों एग्ज़ाम क्रैक किया है 2025 में ही। और करंटली मैं एक जगह आई एम वर्किंग एज अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर इन अ स्कूल। और अगर आप बहुत सारे लोग मेरे को पता होगा कि हमारे कॉलेज से ही है। ऑल्दो आई थिंक सारे लोग ही हमारे कॉलेज से हैं मोस्टली। सो जो रिसेंट बैच वाले हैं वो हमको जानते हैं, और जो नए लोग हैं आई एम वेलकमिंग, मैं सबका वेलकम कर रहा हूँ। सो हम करेंटली तुरंत कंक्लूजन पे जंप करते हैं कि ये सेट एग्ज़ाम एक्चुअली में हम क्रैक कैसे करेंगे। आज का डेमोलेशन है तो हम इस पे ये देखेंगे कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या रहेगा हमारा, किस तरीके से हमको पढ़ना है। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1 से 2 मंथ का टाइम है हमारे इसमें, लगभग 8 वीक का टाइम है। तो 8 वीक में हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का टाइम करेंगे, ट्राई करेंगे। और ये जो हमारा कोर्स होगा वो मोस्टली रिलेटेड होगा रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, हम कंसेप्ट और ये सब पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे कि आपका सेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें हम। सो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिलेबस को डिज़ाइन किया, हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस सेशन को डिज़ाइन किया। ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ एक प्रोटोकॉल्स है जो कि हम बता सकते हैं। मेरी आदत है कि इंटरैक्टिव क्लास रखता हूँ मैं, आपसे बात करना पसंद है आप लोगों से, तो आप अपना फील फ्री रखो कि आप कभी भी अपना माइक ऑन कर सकते हो और आप बात कर सकते हो। सेकेंड थिंग, कि अगर हाँ या ना में जवाब देना है तो यू हैव अ थम्स अप वाला बटन। ठीक है, थम्स अप वाला बटन दिख रहा होगा आपको, तो अब उससे आप रिएक्ट कर सकते हो कि अगर मेरी बातें समझ में आई तो मेरे को एक थम्स अप दो। बराबर सब लोग, यस, परफेक्ट। ठीक है। अब एक और चीज़ है जो कि हमारे लिए बैरियर होगा, वो है हमारा लैंग्वेज, भाषा। तो भाषा हमारा क्योंकि मेरे को मराठी नहीं आती और मेरे को पता ही है एमएच सेट है, सेट का एग्ज़ाम है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो होता है वो इंग्लिश और मराठी दोनों में होता है। ठीक है। और ज़्यादातर टेक्निकल जो टर्म है वो इंग्लिश और मराठी में सेम ही होता है ज़्यादातर। या फिर अगर सेम नहीं भी होता तो आपको पता होता है, जो मराठी मीडियम वाले भी हैं उनको भी पता होता है कि एनारोबिक को क्या बोलते हैं मराठी में। तो अगर आपको ने क्वेश्चन में एनारोबिक देख लिया तो आपको मराठी से पता चल जाएगा। ठीक है। स्टिल अगर आपको मराठी में कुछ कुछ दिक्कत होगा तो हम यहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स को रखेंगे जो कि आपके लिए ट्रांसलेट कर सकेंगे थोड़ी कुछ बातों को। बट आई होप कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं बनेगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम रखेंगे तो आपको समझ में आएगा बराबर। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रैटेजी फर्स्ट, कि हम क्या करना है हमको पेपर में पहले। सो आपको पता है कि हमारा जो पेपर है वो लगभग लगभग क्या 300 मार्क्स का पेपर है हमारा। ओके, 300 मार्क्स का पेपर है जो कि 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहते हैं। पहला सेगमेंट है हमारा 100 क्वेश्चन का, हमारा मेन डोमेन का सब्जेक्ट जो कि है फिजिकल एजुकेशन। करेक्ट। और सेकेंड है हमारा 50 क्वेश्चन जो कि कॉमन क्वेश्चन होते हैं पेपर वन का। ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम होते हैं पेपर वन। तो ये 50 क्वेश्चंस, और पेपर टू दैट इज़ हमारा मेन डोमेन फिजिकल एजुकेशन, वो 100 क्वेश्चंस। ओके। और यही हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनता है, तो टोटल 300 मार्क्स बनते हैं बराबर। अब टाइमिंग का भी बाउंडेशन है, आपको पता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो 3 आवर्स का बाउंडेशन है आपके पास, जिसमें से सेट में एक रूल है कि 2 आवर्स ही आपको दिए जाएंगे पेपर टू के लिए, और 1 घंटा आपको दिया जाएगा पेपर वन के लिए। अब ये रूल यूजी से नेट में नहीं होता ऑल दो, लेकिन सेट के एग्ज़ाम में ऐसा रूल है। 1 घंटे में आपको क्रैक करना, 2 घंटे में क्रैक करना। दैट मीन्स कि जो पेपर वन है वहाँ पे हमको अपना स्पीड को चेक करना है, जिसमें से मैथ्स होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि जिस पे हम अभी बात करेंगे। तो हमारा स्पीड का काम है यहाँ पे, और स्पीड आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। ओके। सो हम लोग मूव करते हैं अपने पेपर वन की तरफ पहले। तो ये जो पेपर वन है हमारा, इसमें मेनली 10 सब्जेक्ट्स दिखेंगे आपको। ठीक है, कितने सब्जेक्ट दिखेंगे? 10 सब्जेक्ट्स। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला सब्जेक्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा हायर एजुकेशन, तीसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपल इन्वायरमेंट, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और लैंग्वेज। अब यहाँ पे लैंग्वेज आपके लिए इंग्लिश या फिर मराठी रहेगी। ओके। अब अगर आप सिलेबस देखने जाओगे, बुक से सिलेबस देखोगे या इंटरनेट से सिलेबस देखोगे, आपको बहुत लंबा सिलेबस दिखेगा बराबर।
लेकिन हमने क्या किया, हमने 10 साल के क्वेश्चंस को उठाए हैं, 10 से 12 साल के क्वेश्चंस के, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो आपको कंटेंट आ रहा है, जो जो सब टॉपिक्स आ रहा है, हम वही सब टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है, बराबर। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 12 टॉपिक। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमको ऑलमोस्ट 12 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बुक लेके जाओगे, बुक पढ़ने के लिए जाओगे, तो आपको 12 टॉपिक से ज़्यादा टॉपिक दिखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो कि इररिलेवेंट है, आपको पेपर में नहीं आएंगे। 12 साल के क्वेश्चंस में देखा गया है कि यही सारे टॉपिक्स आए गए हैं रिपीट होते हुए। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक को सेग्रीगेट किया, तो ये पढ़ेंगे हम। हायर एजुकेशन में बस 3 4 ही टॉपिक है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके जितने टॉपिक्स हैं यहाँ दिख जाएंगे आपको। ओके, कम्युनिकेशन में आपको दिख जाएंगे 7 8 टॉपिक्स। पीपल एनवायरनमेंट में सेम, आईसीटी के लिए सेम, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, और लैंग्वेज तो आपको स्ट्रॉन्ग अगर पार्ट है तो आप लैंग्वेज में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि पेपर 1 के लिए हमारे पास 100 मार्क्स है, तो एटलीस्ट हमको 50 में से 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, एटलीस्ट। अगर आपको सेट क्रैक करना है तो आपको 30 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और मैक्सिमम हम अगर 40 क्वेश्चन तक जाते हैं तो आप गारंटी समझ लो कि आपका सेट क्लियर है। 50 में से 40 और 30 अगर रख रहे हो तो ये सेफ स्कोर है एक तरह का। मिनिमम 30, मैक्सिमम 40। ठीक है, ये क्वेश्चंस मतलब कि मार्क्स कितने हो गए, 60 से लेके 80 मार्क्स तक हमको पेपर 1 में स्कोर करना। ठीक है, अब आते हैं हम पेपर 2 पे। तो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स आपको पता होगा, ये हमारा मेन डोमेन सब्जेक्ट ही है। तो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स क्या क्या है हमारे पास, ये रहा हमारा पेपर 2 का। सो बहुत सिंपल सा है, जो कि हमने अपने बीपीएड एमपीएड में पढ़ा होगा। बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशोलॉजी और हिस्ट्री, मैनेजमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, हेल्थ एंड स्कूल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, रिसर्च, टेस्ट एंड मेजरमेंट। अब इसमें से 2 सब्जेक्ट जो है ना पेपर 1 में रिपीट हो रहा है, जो कि क्या क्या है, जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और हमारा रिसर्च, ये दोनों पेपर 1 में भी रिपीट हो रहा है। तो ये अगर हमने अच्छे से किया तो इससे ज़्यादा मार्क्स बनेंगे हमको, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, दोनों में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक सा बात कि हमको कितना परसेंटेज स्कोर करना है। तो पेपर 2 का अगर बात करें हमको, तो मिनिमम हमको 100 में से 60 क्वेश्चन आप पकड़ लो कि आपको सही करने होंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो उसका 60% आप पकड़ लो, 60%। तो हमको 60 क्वेश्चन से लेके 75 क्वेश्चन तक सही करना होगा इसमें, 60 से लेके 75 क्वेश्चन तक। ओके, तो अगर आप हम 75 लेके चलते हैं और इधर 40 लेके चलते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आप क्रैक करते हैं। 60 और 30 लेके भी चलते हैं तो भी श्योरिटी, तो भी एक चांसेस है, हाई चांसेस है कि आप सेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो एम हमने कर लिया 60 क्वेश्चंस, इधर एम कर लिया हमने 30 क्वेश्चंस मिनिमम एम, और मैक्सिमम एम मैंने बताया। ठीक है, अब ये अचीव कैसे होगा ये तो मैंने एम बता दिया। अभी अचीव करने के लिए तरीका क्या है हमारे पास, तो देखो 2 मंथ का टाइम है, और अभी तक का जो आपने मेहनत किया बीपीएड में एमपीएड में, वही मेहनत काम आने वाली है। लेकिन अब हम इस मेहनत को कैसे चैनलाइज करेंगे, कैसे इसको हम मोड़ेंगे अपने रिजल्ट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मेनली, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उससे कंसेप्ट उठाएंगे और तब समझेंगे। ठीक है, कॉलेजेस में कैसा होता है कि हम पढ़ते हैं पहले और एग्जाम देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम एग्जाम पहले देंगे, मतलब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाएंगे और उससे टॉपिक उठाएंगे और हम पढ़ाई करेंगे आगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा रेलिवेंट होगा, हमने काम थोड़ा उल्टा किया है, तो ये ज़्यादा रेलिवेंट होगा और इससे आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकोगे। ठीक है, ये मेरा ये नहीं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने सेट और नेट के एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो मेन है हमारा मैथ, जितना खेलोगे, प्रैक्टिस मैच जितना खेलोगे, आपको मेन मैच में उतना फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ थियरीज पढ़ के फ़ायदा नहीं है अभी हमारे लिए। ओके, तो क्या ये बात समझ में आई, इज इट क्लियर? अगर थम्स अप दे सकते हो। परफेक्ट, क्लियर, ठीक है, परफेक्ट। चलो, सो ऑफिशियली अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम 3 टीचर्स हैं, मैं अपने तीनों टीचर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा लास्ट के क्लास के लास्ट में। ओके, अभी हम चलते हैं अपने मेन जिस चीज़ के लिए हम आए, दैट इज़ डेमो लेक्चर। ओके, सो विल स्टार्ट विद आवर डेमो लेक्चर। तो ये है हमारा 2025 महाराष्ट्र सेट, एकदम रिसेंट वाला, एकदम अभी तल के आया वाला क्वेश्चन। ठीक है,
सो देखो मराठी में भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस दिखेंगे। ये पेपर 2 है 2025 का। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स गो। सो सिंपल से रखेंगे हम, क्वेश्चंस मैं रीड करूंगा, आंसर अगर आपको आता है स्टिल आपको अभी माइक ऑफ रखना है, अगर मैं पूछूंगा देन आपको जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो कौन से फिलोसफी को हम एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। अब हमको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। पहला कीवर्ड्स कि ये क्वेश्चन किससे है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक। यस। तो पहला क्या हमको पकड़ना है कि ये क्वेश्चन है किससे, तो ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है। ओके बराबर, हमको फिलॉसफी समझ में आ गया। अब फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हमको क्या पकड़ना है, एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। Okay? तो फिलॉसफी एक्चुअली में क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा समय लूँगा फिलॉसफी बताने के लिए। तो फिलॉसफी है ना, इसको मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट की माँ है ये, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। कैसे, तो जैसे जब एक भी सब्जेक्ट नहीं था दुनिया में, कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, तब भी फिलॉसफी था। जब इंसान वो आदि मानव का टाइम होता है ना, जब इंसान उस टाइम पे था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इंसान ने जब खेती करना स्टार्ट किया, फार्मिंग स्टार्ट किया, खेती करना स्टार्ट किया, तो खेती करना स्टार्ट किया तो बहुत सारा खाना आ गया। जब बहुत सारा खाना आ गया तो लोग क्या करते थे कि आधा लोग काम करते थे और आधा लोगों को दिया जाता था, जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनका काम था सिर्फ सोचना, थिंकिंग करना, सोचना। ओके, वो सोचते थे, तो सोचते थे तो क्या सोचते थे कि सूरज पीला ही क्यों है, ईस्ट से ही क्यों उगता है, अगर हमको आपस में बात करना है तो हमारे पास लैंग्वेज होना चाहिए, भाषा होना चाहिए। तो मराठी भाषा बना, हिंदी भाषा बना, इंग्लिश भाषा बना। ठीक है, सोचते थे तो हमने साइंस डेवलप किया, साइंस का सब्जेक्ट डेवलप किया, क्योंकि हमको सोचना था, हम हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ रहे थे। ओके, फिर हम क्या करते थे, हमने एक दूसरे से रिलेशन बनाया, हमने मैथ्स सीखा कि एक पत्थर और दो पत्थर को मिला देंगे तो टोटल 3 पत्थर होंगे। तो हमने हर सब्जेक्ट्स को बनाया। कैसे सब्जेक्ट को बनाया, तो हमसे सिर्फ सोचा और सोचा और सब्जेक्ट को बनाया। यही जो सोचना है, विजडम, ज्ञान जो है हमारा, इसी ज्ञान को फिलॉसफी बोला गया। तो हर सब्जेक्ट का विजडम होता है, फिलॉसफी होता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का विजडम होता है, फिलॉसफी होता है। ओके, तो ऐसे फिजिकल एजुकेशन का भी कुछ फिलॉसफी होता है। ठीक है, कुछ वैल्यू होता है जिसपे फिजिकल एजुकेशन टिका हुआ है, पिलर्स होते हैं। तो क्या क्या पिलर्स होते हैं हमारे पास फिजिकल एजुकेशन के, हम देखते हैं। सो मेनली हमारे पास 4-5 तरह के फिलॉसफी होते हैं। पहला होता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जिसको आदर्शवाद बोलते हैं। ठीक है, मराठी में भी आदर्श करके कुछ बोलते हैं। ओके, आदर्शवाद। तो आदर्शवाद क्या है एक्चुअली में, आदर्शवाद का मतलब होता है कि हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे वैल्यूज़ पे। ठीक है, वैल्यूज़ मतलब मूल पे, मूल पे फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे किस पे, कैरेक्टर पे। ठीक है, कैरेक्टर मतलब चरित्र पे। तो हम किसी इंसान के वैल्यूज़ पे, मतलब कि उसके मूल्य क्या है और उसके कैरेक्टर्स, चरित्र क्या है, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा, जब वो बैटिंग करता है और मान के चलो उसके बैट से एज लग गया और कीपर ने कैच ले लिया। ओके, कीपर ने कैच ले लिया, अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि सचिन बहुत बार वॉक ऑफ कर जाता है खुद से, उसको पता है कि बैट पे लगा, वो चला जाता है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि सचिन आइडियलिस्ट है फिलॉसफी में। ठीक है, आइडियलिज्म है उसके फिलॉसफी में। आइडियलिज्म का मतलब क्या, अंपायर ने आउट नहीं दिया लेकिन उसके अंदर वैल्यू था कि मैं आउट हूँ तो मैं जाऊँगा। दैट इज कॉल्ड आइडियलिज्म। तुम टीचर हो, कोई नहीं देख रहा, प्रिंसिपल कोई कुछ नहीं देख रहा, आप अपने स्कूल में टीचर हो, लेकिन आप फिर भी लेसन 100% गारंटी के साथ लेते हो, मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ लेसन लेते हो। ठीक है, अपने बच्चों को आप देखते हो, कोई मतलब नहीं कि उसके पेरेंट्स देख रहे हैं कि कोई और बाहर से देख रहा है, आप अपने खुशी के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए आप उनका लेसन अच्छा लेते हो। डैट मीन्स कि आप आइडियलिस्ट हो, आदर्शवाद है आपके अंदर, तो आप वैल्यूज़ और कैरेक्टर पे फोकस करते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइडियलिज्म। दूसरा होता है हमारा रियलिज्म। रियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म, रियलिज्म का मतलब होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी, मतलब असली में क्या है, रियल में क्या है, रियलिटी क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रियलिटी। जैसे कि अ, अभी मैं सेट का एग्ज़ाम है, तो सेट के एग्ज़ाम में हमारा रियलिटी है कि हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप एग्ज़ाम पास करो। ठीक है, हम टाइम पास नहीं करेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में आप जाते हो कि जहाँ पे टाइम पास चलता है, सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, वो रियलिटी बेस्ड डिग्री नहीं दे रहे।
और बहुत सारे आपको कॉलेजेस दिखेंगे जो कि रियलिटी बेस्ड, जो रियल लाइफ में आपको काम आएगा वही आपको सिखाते हैं, रियलिटी बेस्ड, ठीक है, जो कि रियल में एक्चुअली में इवॉल्व करता है इस धरती पे, रियल में जो कि है, दैट इज कॉल्ड रियलिज्म। ओके, जैसे कि ग्रेविटी का साइंस जो न्यूटन ने दिया था कि सेब को अगर मैं ऊपर से छोड़ूं तो नीचे गिरता है, दैट इज रियलिटी, ये असली में है, रियलिटी है, तो इसको हम लोग रियलिज्म बोलेंगे। तो हमको कीवर्ड्स क्या पकड़ना है यहाँ पे, पहला वाला में कीवर्ड था आइडियलिज्म में वैल्यू और कैरेक्टर, मतलब मूल और चरित्र, रियलिटी में असलियत को देखना है हमको, रियलिज्म में रियलिटी, ठीक है। तीसरा होता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं जब, तो हम उसको करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं। जैसे कि साइकिल चलाना, साइकिल चलाना हम किसी बुक से सीख सकते हैं क्या, नहीं सीख सकते, बराबर। साइकिल हम कब चलाना सीखेंगे, जब एक्चुअली में मैं साइकिल पे बैठूंगा, पैडल मारूंगा और चला के देखूंगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखा मैंने। बीपीएड कॉलेज के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जब आप आकाशीय कॉलेज में आपने लेसन लिया तब आपने लेसन सीखा। अब अपने कॉलेज के टाइम का याद करो, आप देखते होगे किसी और को लेसन लेते हुए, या फिर आपने पहली बार लेसन लिया था और अभी आप लेसन ले रहे हो, तो उसमें बहुत फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि आप करते गए, लेसन लेते गए और लेते लेते आप सीख गए। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं और वो चीज़ सीख गए। और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, प्रयोग का मतलब एक्सपेरिमेंट जो होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, दो दवा को मिलाते हैं और उससे कुछ नया दवा बन जाता है, तो क्या एक ही बार में बन जाता है। एडिशन ने जैसे बल्ब बनाया, तो क्या उसने एक ही बार में बल्ब बना दिया, नहीं, उसने 4-5 तार जोड़े होंगे, इससे बल्ब नहीं बना, 6-7 तार और जोड़े होंगे, नहीं बना, कभी रेड वायर कभी येलो वायर, कुछ ना कुछ वायर लगाएंगे और अचानक से एक दिन बल्ब बन गया। डैट मीन्स क्या हुआ कि वो करते करते उसने ये सीख लिया कि बल्ब कैसे बनाता है। तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होगा, जहां हम करते करते किसी चीज को सीखते हैं, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। और प्रैग्मेटिज्म का मतलब ही एक्सपेरिमेंट है। मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है ये बात? एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रयोग क्या है, कि हम कर रहे हैं कोई चीज़ और हम सीख रहे हैं उस चीज़ को, इसको हम एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। सो अगर हम क्वेश्चन पे वापस जाए, ओके, और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इलेक्टिज्म। इलेक्टिज्म का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को चुनते हैं और सीखते हैं, चुनने का अधिकार है हमारे पास। जैसे आपके पास अगर आपके करियर को चुनने का अधिकार था कि आपको बीपीएड ही करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन आपने चुना कि हमको बीपीएड ही करना है, तो इलेक्टिसिज्म क्या कहलाता है कि एक पेरेंट्स को है ना छूट देना चाहिए बच्चों को कि वो इलेक्ट करे, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को, कि नहीं तेरे को बास्केटबॉल ही खेलना है, फोर्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो इलेक्टिसिज्म क्या कहता है कि हमारे पास चुनने की छूट हो, फ्री विल टू चूज। ओके, मतलब हमारे पास चुनने की छूट हो, हम कुछ भी चुन सकते हैं अपने हिसाब से, उसको इलेक्टिसिज्म बोलते हैं। ओके, तो अब अगर हम ये क्वेश्चन समझ चुके हैं अगर फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो मेरे को बताओ एक्सपेरिमेंटेशन का आंसर क्या होगा। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ओके, प्रैग्मेटिज्म, सब एग्री करेंगे प्रैग्मेटिज्म से, गिव मी अ थम्स अप। परफेक्ट, तो ये क्वेश्चन हम समझ में आ गया प्रैग्मेटिज्म। तो अभी हमने एक क्वेश्चन भी समझ लिया, अब देखो हमारा कंसेप्ट कैसे चल रहा है थियरी, कि हमने एक क्वेश्चन भी सीख लिया और उसके साथ हमने 4 थियरी सीख लिया, कि रियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है और इलेक्ट्रिसिज्म क्या है, और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो इसी मतलब इसी तरीके से हम जाएंगे 2 महीने तक और हम मैक्स टू मैक्स जितने भी टॉपिक्स हैं उसको टच करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, मराठी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी डिसेबिलिटी है फोकस करता है मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पे इन अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, पढ़ लिया हमने। अब देखो क्वेश्चन क्या है, डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, वैसा फिजिकल एजुकेशन जो कि ज़रूरतमंद स्पेशल चाइल्ड्स के लिए है, डिसेबल लोगों के लिए। तो कौन सा डिसेबिलिटी है जहाँ पे हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ जो कि है हमारा स्नायु का जो ताकत है वो कम हो जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो लचीलापन है वो कम हो जाता है। कौन सा ऐसा डिसेबिलिटी, कौन सा ऐसा बीमारी है, तो अगर हम देखेंगे ऑप्शंस, विजुअल, ऑटिस्टिक, सेरेबल पाल्सी, एलडी। किसी को आंसर आता है तो यू कैन ट्राई,
ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है दृष्टिकोण, ऑटिज्म। ओके, एक आंसर आया ऑटिज्म। ठीक है, और किसी को आंसर बोलना है? किसी ने टाइप किया है बी, तमल ने भी बोला है ऑटिज्म। ठीक है, और बाकी आपको क्या लगता है आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे तो आप छोड़ के तो आओगे नहीं इसको, तो आपको जो लग रहा है आप यू कैन आंसर। मोहन कुछ नहीं लग रहा? ओके, चलो ठीक है, तो हम इन चारों चीज़ों को समझते हैं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कौन से बीमारी में चला जाता है। तो विजुअल एम्पावरमेंट मतलब कि आँख से, दृष्टिकोण, मतलब अगर आँख खराब है तो मसल्स का कोई लेना देना है आँख से? तो नहीं, ये तो श्योर होगा, आप ये नहीं मान के होगे। अभी ऑटिज्म आपने बोला, बहुत लोगों ने ऑटिज्म बोला। अभी ऑटिज्म का मतलब पता है क्या होता है? ऑटिज्म का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिसको बात करने में या फिर समाज में रहने में डर लगता है, सोशली इंटरेक्ट होने में डर लगता है, उसको ऑटिस्टिक बच्चे बोलते हैं, ऑटिज्म। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो आंखों से आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकता, अपने स्कूल्स में आपने देखा होगा, वो ढंग से बात नहीं कर सकता, किसी नए लोग से मिलेगा तो बेचैन हो जाएगा, अजीब सा करने लगेगा। ईशान अवस्थी याद है, तारे ज़मीन पे वाला? तो वो ऑटिस्टिक चाइल्ड था एक तरह का, थोड़ा सा ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक चाइल्ड था, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी था, लेटर समझ में नहीं आता था, लेकिन वो थोड़ा ऑटिस्टिक भी था, किसी से खुलता मिलता नहीं था ज़्यादा। याद है वो हॉस्टल में गया था तो उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, तो उस बीमारी को ऑटिज्म बोलते हैं। ठीक है, उस बीमारी नहीं है, एक तरह का डिसेबिलिटी है, उसको हम ऑटिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो ऑटिज्म का मसल से कुछ लेना देना हुआ? क्या लगता है? नहीं लेना देना हुआ, परफेक्ट बोला स्वप्न। तो मसल्स का ऑटिज्म से लेना देना नहीं है, तो हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। ए बी नहीं है हमारे पास। तीसरा ऑप्शन है सेरेबल पालसी। सेरेबल पालसी, मराठी में भी सेरेबल पालसी लिखा है। अब अगर हमको सेरेबल पालसी का मतलब ही नहीं पता होता तो हम आंसर नहीं कर पाते। सेरेबल पालसी का मतलब क्या पता है? सेरेबल आपके दिमाग का एक हिस्सा है, सेरेबल। ओके, सेरेब्रम होता है, सेरेबल होता है, ओके, सेरेबेलम होता है, ओके। सो सेरेबल आपके दिमाग का एक हिस्सा है, और पालसी का मतलब पता क्या है? पैरालिसिस, मतलब दिमाग का एक ऐसा हिस्सा जो कि पैरालाइज्ड है। यहाँ पे लकवा मार गया, पैरालाइज्ड है। तो अब मेरे को ये बताओ, क्या दिमाग हमारे मसल्स को कंट्रोल कर सकता है? हम अपने दिमाग से मसल को कंट्रोल कर पाते हैं? बराबर हम कर पाते हैं। मेरा दिमाग बोलेगा तभी हम अपने बाइसेप्स को कंट्रोल करेंगे। तो अगर दिमाग के किसी हिस्से में अगर पैरालिसिस है तो क्या मसल्स में प्रॉब्लम होगा, मसल के एक्शन में? यस और नो? अब माइक ऑन करके भी बोल सकते हो बिंदास, नो इशू, कोई जज नहीं कर रहा। परफेक्ट, यस मैं तो हो सकता है प्रॉब्लम, ओके। सो दिमाग का प्रॉब्लम मसल से रिलेटेड है, दैट इज़ वाई यहाँ सेरेबल पालसी जो है हमारा, ये रिलेशन, ये किससे रिलेट करेगा? मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस हो जाएगा इससे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेरेबल पालसी। ठीक है, और एलडी क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सो एलडी क्या होता है? एलडी एक्चुअली में होता है जहाँ पे किसी भी बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होता है। अभी किसी बच्चे को मैथ सीखने में प्रॉब्लम है, जो कि ईशान अवस्थी वाला केस था। ठीक है, तो उसको एलडी था, जहाँ पे उसको डिस डिसकैलकुलिया या फिर डिसग्राफिया था, यस, ओके, डिसग्राफिया था। वहाँ पे उसको ग्राफिक्स वगैरह समझ में नहीं आते थे, लेटर्स समझ में नहीं आते थे, ओके। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम होता है तो उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बॉल स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ये सब समझ में नहीं आता, बॉल कितने ज़ोर से फेंके कि उधर बॉल चला जाए, कितने ज़ोर से जंप करे कि मैं उधर चला जाऊँ, तो वो एक तरह का दूसरे तरह का डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब सीखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं उसको। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का भी मसल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये प्योर क्वेश्चन है आपके याद रखने के तरीके पे। क्वेश्चंस कुछ कुछ आपको कैसे मिलेंगे? तो क्वेश्चन आपको कुछ कुछ मिलेंगे कंसेप्चुअल, मतलब कि कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे, जो कि जिसमें कि आपको टॉपिक्स को जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे सेरेबल पालसी अगर आपको नहीं पता है तो आप ये आंसर गलत करके आते हैं। ठीक है, आपको अगर फिलॉसफी नहीं पता है एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है, तो आप पहला क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। ठीक है, अभी जो तीसरा क्वेश्चन है ये सीधा सीधा रिमेम्बरिंग लेवल पे है, कि आपको याद है तो आप कर दोगे। कि अर्जुना अवार्ड में, सॉरी कौन सा अवार्ड है देख लेते हैं, अर्जुना अवार्ड में कितना प्राइस दिया जाता है कैश?
तो ये तो प्योर याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो, किसी को पता है? 15 लाख। 15 लाख, परफेक्ट। 15 लाख ये सही जवाब है। तो अर्जुना अवार्ड में कितना पैसा दिया जाता है? 15 लाख दिया जाता है। ओके। द्रोणाचार्य में 10 लाख दिया जाता है। ओके। द्रोणाचार्य में 10, अर्जुना अवार्ड में 15 लाख। और अगर आपको खेल रत्न मिलता है तो आपको 20 लाख मिलता है। ओके। शायद 20 लाख पहले था, अभी 25 लाख मिलता है। तो अर्जुना अवार्ड में आपको 25 लाख मिलेंगे। तो हाईएस्ट जो है वो आपका, सॉरी अर्जुना अवार्ड, हाईएस्ट जो आपका खेल रत्न है वो 25 लाख है। खेल रत्न, अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड 25, 15, 10। ओके। चलो अभी मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इन विच ओलंपिक गेम्स इजराइल टीम वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट? मराठी में भी क्वेश्चन यहाँ पे है। कौन से वर्ष में इजराइल ने की टीम पे अटैक हुआ था, बताओ? 1972। 1972, परफेक्ट। 1972 म्यूनिच ओलंपिक में। ओके, म्यूनिच ओलंपिक में 1972 में इजराइल पे अटैक किया गया था। किसने अटैक किया था पता है? पैलेस्टीन ने। तो पैलेस्टीन और इजराइल का वॉर तो आपको पता ही होगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर है वैसे ये इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर है। 1972 के ओलंपिक्स में क्या हुआ था कि बहुत सारे टेररिस्ट आए थे और 11 लोगों को, 11 एथलीट्स को मार दिया गया था। इजराइल के एथलीट्स को मार दिया गया था। और इजराइल ने इसका बखूबा बदला लिया था, पता है? उन्होंने उसके देश पर जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया था इजराइल ने। तो इजराइल इस ओलंपिक्स को, 1972 के म्यूनिच ओलंपिक्स को सबसे बुरा ओलंपिक्स, डार्केस्ट ओलंपिक्स बोला जाता है। क्योंकि किसी पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल एथलीट को ओलंपिक में घुस के, ओलंपिक विलेज में घुस के, जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं वहाँ घुस के मार दिया गया था। तो 72 का वो ओलंपिक्स इसलिए बहुत उसको याद रखते हैं इसको, क्योंकि ये बुरा दिन था वहाँ पे, सबसे बुरा ब्लैक ओलंपिक्स था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखो। नेक्स्ट, ये भी देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि समर ओलंपिक्स कितने दिनों के लिए होता है? कितने दिनों के लिए होता है? ओके, थोड़ा सा लाउडर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। माइक ऑन करो और पॉज लो और फिर बोलो आप। 15। ओके, ठीक है, और किसी को बोलना है? ये होता है हमारा 16 डेज के लिए, 16 दिन के लिए। बस याद रखने वाली बात है। ठीक है, कितने दिन के लिए होता है? हमारा 16 दिनों के लिए होता है समर ओलंपिक्स। ठीक है, 16 डेज, इसमें कुछ भी नहीं देखना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत सारे थियोरीज दिए हुए हैं और इस थियोरी को हमको मैच करना है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी, जिसको अधिशेष ऊर्जा बोलते हैं, रिक्रिएशन, मनोरंजनात्मक थ्योरी हो गया, और इंस्टिंक्टिव। ओके, उसके बाद साइको एनालिटिक, मनोविश्लेषण। तो यहाँ पे इसके मराठी वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इस थ्योरी को क्या बोलते हैं ये आप तभी जानोगे जब ये चारों थ्योरी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन से अगर आप ट्राई करोगे तो कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे आंसर्स। ठीक है, तो हम पहले इन चारों थ्योरी के बारे में पढ़ते और फिर आप ही लोग आंसर करना है इसको। पहला था हमारा एनर्जी सरप्लस थ्योरी। सरप्लस थ्योरी, ठीक है, इसको मराठी में जो बोलते हैं आप एक बार ऑप्शंस में देख लेना। एनर्जी सरप्लस थ्योरी, इसका मतलब क्या होता है पता है? कि कोई भी, जब कोई बच्चा नया जन्म लेता है, न्यू बॉर्न, अब ये नया है ना, कोई भी हो सकता है, चाहे इंसान का बच्चा हो, ह्यूमन का बच्चा हो, चाहे वो कैट का बच्चा हो, बिल्ली का, चाहे डॉग का हो, या एनिमल का हो, किसी भी एनिमल का हो, या इंसान का हो। हर बच्चे के अंदर पता है एक क्या पावर रहती है? कि उसके अंदर जो एनर्जी रहता है ना, वो बहुत एक्स्ट्रा रहता है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, इसी को सरप्लस बोला गया। सरप्लस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो उस बच्चे के अंदर एनर्जी एक्स्ट्रा होता है। आप देखना गाय के बछड़े को, गाय बहुत आराम से दिखेगी आपको, लेकिन क्या उसका बछड़ा आपको आराम से दिखेगा? नहीं, वो कूदते फांदते रहेगा। कुत्ते को देखना और कुत्ते के बच्चों को देखना, कुत्ते के बच्चों को देखना वो कूदते फांदते रहेंगे ऐसे। इंसान को देखना, इंसान के बच्चों को देखना, इंसान आराम से नॉर्मल रहेगा अपना। अगर आप उसको बोलोगे कि सीधे लाइन पे चलना है तो इंसान नॉर्मल सीधे लाइन पे चलेगा। एक बच्चे को आप बोलो कि आपको सीधा सीधा जाना है, और राइट लेफ्ट जंप करते हुए, कूदते हुए, नीचे स्क्रॉल करते हुए, तब जाएगा वो सीधा लाइन पे।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बच्चे के अंदर एनर्जी जो होता है वो सरप्लस एक्स्ट्रा एनर्जी में होता है। ठीक है, तो इसी थ्योरी को बोला गया है सरप्लस एनर्जी थ्योरी। और इसी थ्योरी के को पता है, इसी थ्योरी की वजह से फिजिकल एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उसको प्रूफ मिला कि अगर हम बच्चों को खेलने कूदने दें तो बच्चे अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वेस्ट कर देंगे, और जब वो वेस्ट करेंगे तो वो क्लासरूम में आके फोकस कर सकते हैं। तो जब फिजिकल एजुकेशन सच में आ रहा था ना करिकुलम में, तो ये थियरीज दिया गया था वहाँ पे कि फिजिकल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी रहता है, वो एनर्जी हम निकालेंगे कैसे? तो थ्रू गेम्स, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स के थ्रू हम वो एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी सरप्लस थ्योरी। क्या ये समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप। परफेक्ट। तो इसको हम लोग एनर्जी सरप्लस थ्योरी बोलते हैं। ओके, तो खेल के द्वारा ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो एनर्जी हम निकाल सकते हैं। सेकंड होता है रिक्रिएशन थ्योरी। रिक्रिएशन मतलब क्या होता है? रिक्रिएशन का मतलब हम क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ से बोर हो जाते हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं तो हम रिक्रिएट करते हैं। हमने सुना होगा ना रिक्रिएशनल गेम। नॉर्मल गेम से जो हमारा जो नॉर्मल स्पोर्ट्स होता है उससे हट के कोई गेम, जैसे टग ऑफ वॉर एक तरह का रिक्रिएशन गेम है। कोई बहुत ही लंगड़ी एक तरह का रिक्रिएशन गेम है, या फिर जो भी हम एक्सटेंशंस में लेते हैं अपने, ठीक है, अंतराक्षरी हो गया जैसे, वो भी एक तरह का रिक्रिएशन है। रिक्रिएशन से क्या होता है हमारा, हमको क्या मिलता है? हमको मतलब खेल हमको एक वापस से एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये हमको वापस से एनर्जी देता है, हमको रिक्रिएट कराता है हमको। तो हम बोर नहीं होते, हमको हमारा मनोरंजन होता है और हमको वापस से एनर्जी देने में वो हेल्प करता है। इसको हमको रिक्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, सो सेकेंड इज रिक्रिएशन। तीसरा हम समझेंगे इंस्टिक्ट थियोरी, इंस्टिक्टिव प्रैक्टिस थियोरी, जिसका कि मराठी में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अंत प्रेरणा प्रेरणा श्राव। ओके, तो इसका मतलब इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है हम समझेंगे। इंस्टिंक्ट ऐसा चीज होता है, इंस्टिंक्ट थियोरी ये किसने दिया था पता है? इंस्टिंक्ट थियोरी एक एमसी मैकडोगल्स नाम का इंसान था। ठीक है, एमसी मैकडोगल्स नाम का एक इंसान था। ये एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने एक थियोरी दिया था, इंस्टिंक्ट थियोरी। उसने क्या बोला ना कि इंसान जब जन्म लेता है ना तो वो 14 इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होता है। ओके, अब ये इंस्टिंक्ट क्या होता है? इंस्टिंक्ट ऐसा चीज़ होता है जिसको हमको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो नीड टू लर्न, सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम जन्म लेते ही हम सीख के आते हैं ये चीज़, और इसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। इट कांट बी अनलर्न, इसको हम भूल नहीं सकते कभी भी, चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस चीज़ को भूल नहीं सकते। इसको हम इंस्टिंक्ट थ्योरी बोलते हैं। ये क्या होता है? तो भूख, क्या भूख लगना आपको किसी ने सिखाया था? कि आपके पेरेंट्स ने, आपके माँ बाप ने आपको भूख लगना सिखाया था कि बेटा लो खाना लो आपको भूख लगेगी? क्या सिखाया था? नहीं। एक छोटे बच्चों को भी भूख लगता है ऑटोमेटिक। खुशी, हैप्पीनेस, क्या किसी ने आपको हंसना सिखाया, स्माइल करना सिखाया? नहीं, एक छोटा बच्चा खुद से हंसता है। ओके, दुख, सैडनेस, खुद से आप सीखते हो। दर्द, पेन, खुद से आप सीखते हो। छोटे बच्चों को चिमटी काटो तो क्या हम उसको सिखाते हैं कि अगर आपको कोई चिमटी काटेगा तब आप रोना? तो रोना, दर्द, ये सब क्या है? नेचुरल आता है। और क्या हमारे मरने के टाइम तक, क्या हम बूढ़े हो जाएंगे, क्या हम दर्द को भूल सकते हैं? क्या हम भूख को भूल सकते हैं? क्या हम खुशी को भूल सकते हैं? नहीं। ओके, तो हम ये सारे चीज़ को नहीं भूल सकते, इसी को बोला गया इंस्टिंक्ट। ठीक है, इसको क्या बोला गया? इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट ऐसा चीज़ है जो कि हमारे जन्मजात हमारे अंदर वो क्वालिटी होती है, और हम उसको कभी भी अनलर्न भूल नहीं सकते। ओके, इसको हम इंस्टिंक्ट बोलते हैं। तो क्या ये समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टिंक्ट? गिव मी अ थम्स अप। सर एक बार और बता दीजिए। ओके, इंस्टिंक्ट का मतलब कि ऐसा क्वालिटी इंसान के अंदर जिसको कि है ना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जन्मजात हमारे साथ आता है। जैसे कि भूख, हंगर, भूख। भूख हमने कभी सीखा है क्या कि भूख क्या होता है? एक छोटे बच्चे जो कि अभी पैदा हुआ उसको भी भूख लगती है, मतलब उसने भूख सीखा नहीं है। एक छोटे बच्चे को अगर आप चमटा मारो तो वो रोता है, दैट मीन्स रोना भी वो सीखा नहीं है, ऑटोमेटिक आता है उसके अंदर। माँ का प्यार, माँ को प्यार करना सीखना नहीं होता, ऑटोमेटिक प्यार आता है हमारे अंदर, ये इंस्टिंक्ट है। ठीक है, हम कुछ देखते हैं हम खुश हो जाते हैं, तो खुश होना इज इंस्टिंक्ट। खुशी भी कोई सर हमको सिखाता नहीं है। रिफ्लेक्शन इसमें आएगा क्या? जैसे नहीं, अगर रिफ्लेक्शन मान इज लीजिए, नॉट इंस्टिंक्ट। तो रिफ्लेक्शन सर इज नॉट इमोशन, इंस्टिंक्ट। इमोशंस है ना, इमोशन सैड, सैडनेस क्या है? इमोशंस है। हैप्पीनेस क्या है? इमोशंस है। तो इमोशंस हमारे अंदर
हम लोग अंदर रहता है। कुछ कुछ इमोशंस बचपन से हम सीख के आते हैं ओके और इसी चीज़ को ओके इंस्टिंक्ट बोला गया। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया इंस्टिंक्ट क्या So है? we can say that it is a prime mover, सॉरी, prime mover होता है ना, तो हम prime mover बोलते हैं हाँ, इंस्टिंक्ट इज अ प्राइम सबको। मूवर। यस, एक वर्ड आपको और याद रखना है, इंस्टिंक्ट क्या है? इंस्टिंक्ट एक प्राइम मूवर है, मतलब जिसके वजह से हम कोई काम करते हैं। इंस्टिंक्ट इज अ प्राइम मूवर। जैसे कि हमको भूख लगा, तो भूख लगने की वजह से हम क्या करेंगे? हम जाके खाना खाएंगे। तो इंस्टिंक्ट के वजह से हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, प्राइम मूवर है, ये हमको कोई काम करवाता है। ओके, तो इंस्टिंक्ट इज अ प्राइम मूवर। हमको भूख लगा, हम खाना खाएंगे। हमको अगर दुख का फील हो रहा है तो हम रोएंगे। तो ये इंस्टिंक्ट हमारा प्राइम मूवर। ओके, ठीक है। एंड फोर्थ होता है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड नाम के, सिगमंड परफेक्ट, सिगमंड फ्रॉइड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इसको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोलते हैं, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, एनालिसिस, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। इसमें क्या होता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस में? सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि इंसान जो है, इसके अंदर तीन तरह के इमोशंस होते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, और जब इंसान खेलता है ना, साइकोलॉजिकल थ्योरी में, मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने ये बोला कि इंसान खेल के द्वारा अपने टेंशन्स, एंजाइटी या फिर किसी तरह का जो फीलिंग होता है उसको बाहर एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, आपने नोटिस किया होगा जब आपको गुस्सा आता है, आप रग्बी या कबड्डी खेलने के लिए जाओ, आपका गुस्सा बाहर आएगा, आपका फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगा। तो ये बात सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि खेल के द्वारा हम अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं अपने शरीर से। तो इसको हम लोगों ने साइको एनालिटिकल थ्योरी नाम दिया। ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। मराठी में क्या बोलते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी को? मनोविश्लेषण उपपत्ति। ओके, सो अभी अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाए तो देखो ऑप्शंस, और आप ट्राई करो आंसर्स करने का। सलमा एंड दिव्या, दिव्या आप वेट करेंगे आंसर के लिए। ओके, बाकियों को आंसर करने में। ओके, एक आंसर है हमारे पास ए। मैच करते चलो। सरप्लस एनर्जी थ्योरी प्लेज अ रिजल्ट ऑफ एमलेस एक्सपेंडिचर ऑफ सरप्लस एनर्जी। तो देखो यहाँ पे सरप्लस एनर्जी ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, और यहाँ पे देखोगे अधिशेष ऊर्जा। अधिशेष ऊर्जा का मतलब क्या है? कि खेल के द्वारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये बात सही है, तो यस, ए का ए इज करेक्ट। रिक्रिएशन थ्योरी, रिक्रिएशन क्या है? खेलने के द्वारा हम कोई चीज़ को रीबिल्ड करते हैं, मतलब हम अपने को रिचार्ज कर लेते हैं वापस। तो ये बात सही है, तो यहाँ पे भी ये बात सही है, रिक्रिएशन। ओके, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी। तो देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी इंस्टिंक्ट लिया हुआ है, तो आपको ऐसे भी मैच करना है। और इंस्टिंक्ट को क्या बोला गया है? प्राइम मूवर बोला गया है। यस, इट इज़ अ प्राइम मूवर। तो इंस्टिंक्ट इज़ अ प्राइम मूवर। और डी का 4 बचता है साइको एनालिटिकल। तो खेल के द्वारा क्या हम अपने टेंशन को, एंजाइटी को बाहर निकालते हैं, ये साइको एनालिटिकल थियरी है। तो ये बराबर है, तो ये सीक्वेंस में लगा हुआ है। देखो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, राहिल ने भी ए बोला। तो ये आंसर आप लोगों ने ही किया है, ये मैंने नहीं किया है, बराबर। तो सबके सबको ए आंसर लग रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखो इस एक क्वेश्चन के द्वारा हमने 4 थ्योरी अगेन पढ़ लिया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, which term is associated with the economic value placed on sports event by communities? अब ये क्वेश्चन किससे बेस्ड है? ये क्वेश्चन बेस्ड है मैनेजमेंट से। ठीक है, अभी बड़े बड़े वर्ड्स लिख दिया उन्होंने। ये कौन सा टर्म है? इकोनॉमिक वैल्यू प्लेस्ड ऑन स्पोर्ट्स इवेंट बाय कम्युनिटीज। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमको बस टेक्निकल चीज़ पकड़ना है। क्या पकड़ना है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक, पैसा। तो ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स का इवेंट है जहाँ पे हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा का वैल्यू है? तो अभी हम नीचे देखेंगे ऑप्शंस, और आप खुद मेरे को आंसर देना। पैसा हम किस चीज़ के द्वारा कमा सकते हैं? स्पोर्ट्स का ऐसा कौन सा इवेंट है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, बताओ। सामाजिक भावमंडल, मानविक हक, सांस्कृतिक विविधता, या फिर
स्पोर्ट्स टूरिज्म, क्रिया पर्यटक, क्या लग रहा है? स्पोर्ट्स टूरिज्म, डी। ठीक है, 2-3 लोगों ने डी बोला है। आई वांट कि आप सब लोग आंसर करो यार, तब ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा। यस परफेक्ट, डी। सब परफेक्ट सही बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि पैसा कैसे कमाएंगे स्पोर्ट्स टूरिज्म से। अभी इंडिया में अगर आईपीएल हो रहा है तो आईपीएल जहाँ जहाँ जिस शहर में होगा वहाँ का टूरिज्म बढ़ जाएगा, वहाँ के होटल्स के दाम बढ़ जाएंगे, वहाँ के खाना जो स्टेडियम के आसपास का खाना है वहाँ बढ़ जाएगा, वहाँ पे जो फेमस चीज़ है वहाँ लोग जाएंगे। जब आईपीएल मैच नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग? वो फेमस चीज़ देखने के लिए जाएंगे, वहाँ का फेमस खाना खाने के लिए जाएंगे, कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे, वहाँ का जो भी फेमस होगा। तो एक स्पोर्ट इवेंट से, एक टूर्नामेंट से देखो पैसे का जनरेशन फास्ट हो गया। अगर इंडिया में ओलंपिक्स होता तो सोचो क्या होगा, इंडिया का इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट। सो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या है, स्पोर्ट्स टूरिज्म यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, क्रीडा पर्यटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इंडिविजुअल डिफरेंस इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी टू लर्न। ओके, कि कौशल सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए एक इंसान के को क्या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करता है, क्या क्या चीज़ प्रभाव डालता है? कोई भी स्किल्स अगर हम सीखते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ प्रभाव डालता है? क्या हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, या फिर किस जेंडर का है, क्या सेक्स है उसका, या फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों है? सॉरी, एनवायरमेंट का हेरिडिटी एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, और बाकियों को क्या लग रहा है? जी सर। डी लग रहा है, परफेक्ट। सो इट्स वेरी सिंपल कि अगर हमको कुछ सीखना है तो उसके लिए हमारा वंशानुगत क्या चीज़ है हमारे अंदर, हेरिडिटरी बोलते हैं ना, जीन्स। कि स्पोर्ट्स पर्सन का बेटा है तो स्पोर्ट्स पर्सन बनना उसके लिए ज़्यादा आसान होता है क्योंकि जीन्स अच्छा है उसका, उसके उसके फादर का, उसके मदर का जीन्स अच्छा है तो वो भी फिट रहेगा। ओके, और इन्वायरमेंट मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इन्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधा, ये वाला इन्वायरमेंट हुआ क्या, जो हमारे आसपास है वो इन्वायरमेंट नहीं। साइकोलॉजी में, ये जो साइकोलॉजी है, यहाँ इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि उसका खान पीन कैसा है, वो कैसे मतलब किधर रह रहा है, उसके आस पास के लोग कैसे हैं। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहते हो तो आप ज़्यादातर स्पोर्ट्स का बात करोगे, अब ज़्यादातर चांसेस होगा कि आप अच्छा खेलोगे। अगर आपके माँ बाप एथलीट है तो चांसेस होगा कि आप अच्छा खेलोगे, कि आपके जो फादर है, किसी के फादर है जो कि एथलीट है, वो रोज़ मैच देखते हैं, तो बच्चे के दिमाग में चला जाएगा अच्छा मैच जैसा कुछ चीज़ होता है, तो बच्चा उसको सीखना ट्राई करेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इसको इन्वायरमेंट बोला गया कि उसके आसपास क्या चल रहा है, खान पीन, उसके आसपास क्या चल रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे बातें कर रहा है वो सब कुछ इन्वायरमेंट में आ जाएगा। कैसा प्रैक्टिस कर रहा है, कोच कौन है उसका, सब कुछ इन्वायरमेंट के अंदर। और हेरिडिटी क्या है कि उसने अपने पापा से क्या वंशानुगत गुण लिए, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ फैक्टर करता है कोई चीज़ सीखने में, यस और नो? बराबर, ये दोनों चीज़ फैक्टर करता है, परफेक्ट। सो इसके लिए डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा मेथड है एजुकेशन का जो कि प्रैग्मेटिस्ट है? अब अभी जस्ट मैंने प्रैग्मेटिज्म बताया था, याद है पहले क्वेश्चन में प्रैग्मेटिज्म, तो ये आंसर मैं आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लर्निंग बाय ओके, एक आंसर आया है, और लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर्स। करूँ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। ओके, दैट मीन्स करुण सीखने, मतलब करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, और इसका डायरेक्ट रिलेशन किस वर्ड से है, प्रैग्मेटिज्म से, बराबर। यस, अब एक बात आप याद रखो, अगर आप, मैं आपको ये एकदम की बात बताता हूँ कि अगर आपको यूजीसी नेट या सेट के एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, आपको क्या जानना है पता है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? आपके लिए इंपॉर्टेंट है टेक्निकल नाम याद रखना। जैसे प्रैग्मेटिज्म क्या है, ये आपको याद रहना पड़ेगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। प्रैग्मेटिज्म मतलब क्या, आइडियलिज्म मतलब क्या, एटीपी का जनरेशन का मतलब क्या, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या। दैट मीन्स कि हमको टेक्निकल नाम अगर पता है ना, और क्वेश्चन के आसपास का चीज़ नहीं पता है, तो हम टेक्निकल नाम से ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं उसको। जैसे ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, मेरे को पता था कि प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है करके सीखना, या करके सीखना, या एक्सपेरिमेंटेशन।
अगर मान लो हमको ये भी नहीं पता है कि एक्सपेरिमेंटेशन नहीं पता था, प्रैग्मेटिज्म का मतलब एक्सपेरिमेंट होता है, ये मेरे को नहीं पता था, लेकिन अगर मेरे को ये पता था कि प्रैग्मेटिज्म का मतलब करके सीखना होता है, तो हम ये रिलेट कर सकते थे ना कि करके सीखना को ही तो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, ऑफ कर दे प्रेजेंटेशन, क्यों? लास्ट 5 मिनट है, इंट्रोड्यूस हाँ करते हैं। फेस दिखने दे और बता। ओके, ठीक है। सो दीज आर द, ये हमारा 9 क्वेश्चंस खत्म करते हैं आज हम। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर हम खत्म करते हैं आज की क्लास को। सो क्वेश्चन नंबर 10, कॉमनवेल्थ गेम को क्या बोला गया ओरिजिनली? कॉमनवेल्थ गेम को क्या बोला गया ओरिजिनली? जस्ट अ सेकंड। ग्लोबल ग्लोबल गेम्स नहीं, एम्पायर। एम्पायर गेम, परफेक्ट। कॉमनवेल्थ गेम को क्या बोला गया? एम्पायर गेम। अच्छा, इसका कॉमन, पूरा नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था ना? यस, पूरा नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में सिर्फ एम्पायर गेम दिया, बराबर। तो इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था पिछले साल। ब्रिटिश एम्पायर गेम बोला जाता है एक्चुअली में, ब्रिटिश एम्पायर गेम। अब कॉमनवेल्थ क्यों खेलते हैं? तो ब्रिटिशर्स ने जिन जिन कंट्री पे राज किया था ना, वो कंट्री एक साथ आके वो एक टूर्नामेंट खेलते हैं, इसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। इसलिए इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारे कंट्री देखेंगे, पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है। तो इंग्लैंड ने मेनली जिन जिन कंट्री पे कब्जा किया था, वो सारे कंट्री आते हैं एक साथ और टूर्नामेंट खेलते हैं, इसको कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है। सो ये आज का डेमो लेक्चर जो था उसको हम फिनिश करते हैं। मैं आपका और 10 मिनट लेना चाहूँगा, 5 से 10 मिनट। हम कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं सेट के एग्जामिनेशन पे। सो क्लासेस जो है आपके मोस्टली मंडे टू सैटरडे संडे रहेंगे, पूरे 7 के 7 दिन क्लासेस रहेंगे। कुछ कुछ वीक ऐसा हो सकता है कि हम वीक ऑफ करें, किसी एक दिन ऑफ दें, ठीक है। हम टोटल यहाँ पे 3 टीचर्स हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं खुद लूँगा, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन आपको पता है। इसके अलावा 2 और टीचर हैं, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो वो दो और टीचर आपको हेल्प करेंगे। दूसरी बात कि हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हम कवर करेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि हम पेपर 1 ही सिर्फ 2 ही कवर कर रहे हैं, हम पेपर 1 2 दोनों कवर करेंगे, ठीक है। सो मैथ्स के लिए जो हमारे पास स्पेशलिस्ट टीचर है वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे, ओके। और उसके अलावा जितने भी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है और ये सब है, ये हम लोग कवर करेंगे। अब पेपर 2 में हम ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एक बात। और पेपर 1 में क्योंकि प्रैक्टिस से पेपर 1 थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पेपर 1 को हम थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, मतलब टॉपिक वाइज जाके पढ़ेंगे उसको। और मैंने टॉपिक्स को छोटा कर दिया ऑलरेडी 10 साल के क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। सो हम पेपर 1 को हम पढ़ाई करेंगे और तब आंसर सॉल्व करेंगे, और पेपर 2 को आंसर सॉल्व करते हुए पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा बात हो गया। अब मैं एक सेकेंड देना, मैं बाकी 2 टीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। सो आई एम टर्निंग ऑफ माई माइक और बाकी 2 टीचर्स को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्या इधर ही करें? हाँ तो कहा जाए। ओके। हेलो एवरीवन, आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो मेरा नाम है शुभम कुमार सिंह एंड नेट सेट क्वालिफाई किया है मैंने लास्ट ईयर। और मैं चाहता हूँ कि इस बार की बैच हमारी जितने भी आप लोग ज्वाइन किए, आप सब बैच ज्वाइन करें और सेट क्वालिफाई करें, क्योंकि सेट सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, एक हमें देती है टाइटल कि हम फिज़िकल एजुकेशन में मतलब कितने ऊपर लेवल के हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सब सेट क्वालिफाई करें इस बार हमारे साथ मिलके। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं हमारे नेक्स्ट टीचर शालिनी मैम को ज्वाइन करने के लिए बुलाऊंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।
ये भी बता देता ना। अच्छा ये बता दो कि क्या क्या पढ़ाएंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे मतलब? पेपर 2 में पढ़ाऊंगी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शालिनी। मैं अभी महाराष्ट्र में ही रह रही हूँ, पुणे में ही। एंड पिछले साल आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि आई एम पास्ड आउट फ्रॉम चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज ओनली, पुणे में जो है। आई थिंक पुणे के बच्चों को पता ही होगा। एंड मैंने पिछले साल ही नेट का एग्ज़ाम, सॉरी हाँ, इस साल ही नेट का एग्ज़ाम और सेट का एग्ज़ाम दोनों क्वालिफाई किया है। आपसे बस एक चीज़ लाइक कनेक्ट करना चाहूँगी कि लाइक सेट का पेपर जो रहता है और नेट का पेपर, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जो सेट का पेपर होता है, अगर आपके लाइक लिटरली जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ है, अगर आपका वो क्लियर है तो आप वो ईजिली करेक्ट क्रैक कर सकते हो। आपने 10 क्वेश्चन अभी किए ऋतुराज सर के साथ, तो आपने देखा होगा कि आप लोग कीवर्ड्स, अगर आपको पता है कीवर्ड्स का, अगर आप मतलब मीनिंग आप डिफाइन कर सकते हो, आपके मेमोरी में है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट आंसर। उसमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। एंड ईजी वे में आपके पास इनफ टाइम भी रहता है, 3 घंटे का टाइम है, आप ईजी लेके क्लियर कर सकते हो। एंड मैंने जो अपना स्ट्रेटेजी यूज़ किया था एग्ज़ाम्स क्लियर करने के टाइम, मैं आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी जब भी मुझे पढ़ाने का आपको आपके साथ मौका मिलेगा। बट एक्चुअली हमारे कुछ एग्जाम्स वगैरह भी हैं, सो मोस्टली क्लासेस ऋतुराज सर लेंगे। एंड मैं भी कुछ पार्ट फिजिकल एजुकेशन का आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे को किस तरह से हेल्प मिला एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। डेफिनेटली आई शेयर इट विथ यू ऑल। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट होप रखो एंड जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कि आप लोग डेफिनेटली क्लियर करोगे। दैट इज़ माई गुड विश टू यू ऑल। एंड एंड ऑफ द क्लास आप लोग प्लीज फीडबॅक दे दीजिएगा ऋतुराज सर को की हाउ द क्लास अँड व्हॉट वी कॅन इम्प्रूव्ह. अगर मराठी म्हणजे मी आपण काय इम्प्रूव्ह करू शकतो, तो तुम्ही फुल फ्रीडम आहे, तुम्ही आपल्या आमच्यासाठी तुम्ही दे सकते थे. कंप्लीट आहे. सो येस, थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग द क्लास. से ऑल द बेस्ट. यस, तो ये थे हमारे फैकल्टी। हम 3 टीचर्स हैं अभी, और एक और टीचर है जो गेस्ट लेक्चर आपको लेते रहेंगे। ओके, सो ये हमारा बात हो गया, ये हमारा डेमो लेक्चर आज फिनिश होता है। कुछ कुछ पॉइंट बातें और 2-3 मिनट और चाहूँगा। सो फर्स्ट ये कि जो अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है, आई होप कि आपके तक वो टेम्पलेट जो हमारा स्टेटस पे आपने देखा होगा, या फिर आपको जो भी आपके ग्रुप पे देखा होगा, वहाँ पे आपने टेम्पलेट में देखा होगा कि नीचे QR स्कैनर होगा। उस स्कैनर को आप स्कैन करो, एक गूगल डॉक्यूमेंट खुलेगा, उस डॉक्यूमेंट पे अपना डिटेल्स डालो, और डिटेल डालने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो हमारे ऑफिशियल बैच में। जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स पूरे हो जाएंगे ऑफिशियल बैच में, फिर हम सभी को, आप सभी को एक ग्रुप में डाल देंगे, जहाँ पे आपको जितने भी टीचिंग मटेरियल्स है, जो कि आपको नोट्स मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिर आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ये सब कुछ आपको आपके ग्रुप पे मिलेगा। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा हाई चांस होगा फिजिकल ये सेट पेपर निकालने का। ओके, सो आप ये फॉर्म्स फिल करो। आप जितने जल्दी बैचेस लोगे तो जितने जल्दी हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकेंगे। वरना कैसा होता है कि आधे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आधे लोग नोटिफिकेशन के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप रिकमेंड करो जो ऐसे बच्चों को जिनको सेट का क्लासेस लेने की ज़रूरत है, बट वो अभी ले नहीं रहे, अभी वो वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब आएगा एंड ऑल, तो उनको बोलो कि अभी आप क्लासेस ले सकते हो। ओके, सो आप जितने जल्दी इनरोल करोगे हम उतने जल्दी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एक लास्ट चीज़ और आपके लिए कि आप हम